हाय फ्रेंड्स, आप सभी को विपिन पंडित का प्यार भरा, खुमार भरा, दुलार भरा नमस्कार। आप लोगों ने मेरे खुमार को पिछले 19 साल से, मेरे स्टेज शो खुमार की बात कर रहा हूँ, बहुत प्यार दिया। हाल ही में मैंने रफ़ी साहब का शो किया था तो 5.5 घंटे आप लोगों ने एक दर्शक बन के आपका फ़र्ज़ निभाया और बहुत ही मज़े लूटे। बहुत लोगों ने साथ में गाया, डांस किया, मोबाइल के टॉर्च लाइट्स लगाए, रफ़ी साहब का गाना बार बार दिन ये आए एंजॉय किया। और ये प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसी तरह से मेरा यूट्यूब चैनल है विपिन आर पंडित खुमार। इसे आप, मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले कल में आपके लिए मैं एक से बढ़कर एक वीडियो पेश करूं। वैसे जितने भी वीडियोस मैंने आज तक पेश किए हैं, तकरीबन 225 या उससे थोड़े ज़्यादा ही होंगे वीडियोस यूट्यूब पे। आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट्स की, बहुत अच्छा रिस्पांस आपने दिया। मैंने सोचा कि आज एक नया एपिसोड आपके सामने लाऊं और ये एपिसोड एक ऐसी कंट्रोवर्सी से डील करता है, एक ऐसी प्रचलित कहानी से डील करता है कि जिससे किसी ने उछाला, और उछाला तो कुछ इस कदर से कि लोगों को यही सच लगने लगा। ये कंट्रोवर्सी है फिल्म आराधना कि आराधना जब शूट हो रही थी, उसके गाने जब रिकॉर्ड हो रहे थे, तो एस.डी. बर्मन वॉज क्रिटिकली इल। एज ही वॉज क्रिटिकली इल, उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने एंट्री ली और किशोर कुमार के साथ उन्होंने जो गाने हैं वो रिकॉर्ड करवाए, जैसे कि रुक तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी, कोरा कागज था ये मन मेरा। ये कहानी फैली हुई है, अक्सर लोगों ने ये कहानी का जिक्र अपने बुक में भी किया है। अब जाहिर है कि इतने पैमाने पे कोई चीज डिस्कस होती है तो लोगों का उस पर विश्वास बैठ जाता है कि यही सच्चाई है। लेकिन मैं तो कोई मेरे वीडियो से कभी सनसनी नहीं फैलाता हूं, बट हाँ, एक बात जरूर कहूंगा इस बार कि मैं अल्फाज यूज करूंगा कि पर्दाफाश या बेनकाब, ये कहानी कितनी सच्ची है या सच्ची है भी नहीं या झूठी है, ये डिस्कस करने के लिए आज मेरे पास एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मैंने बुलाए हैं। और ये मेरे विनती का मान देकर यहाँ पर आए हैं। ये इसलिए है ताकि ये म्यूजिक के कनोशर हैं। मैं कहूँ कि ये म्यूजिक के बहुत ही बड़े जानकार हैं तो दैट वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट, बिकॉज ही हैज एवरीथिंग ऑन हिज लिप्स। फटाफट रिकॉर्ड वो अपने सामने रखते हैं। ये मैं काबिल तारीफ कहूँगा, इनकी मेमोरी की भी दाद देता हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूजिक की ओर इनको लगाव रहा है। ये म्यूजिक के कनोशर है, बड़े शौकीन है और बड़े जानकार है। शायद ही ऐसा कोई जानकार हमें मिले। इनके पास कुछ ऐसी बातें हैं आराधना को लेकर, ये स्टोरी को लेकर के, कि आज के दिन आपके सामने हम सच्चाई रखने वाले हैं। आज मेरे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है the one and only, the extremely knowledgeable, the connoisseur, the man who studies music deeply, जिनको म्यूजिक के रिकॉर्डिंग के बारे में भी बड़ी जानकारी है। इनका घर म्यूजिक का खजाना है। लेट मी इंट्रोड्यूस वेरी प्राउडली मिस्टर अजय शेठ। अजय शेठ, वेलकम। थैंक यू। इट इज माय प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू। तो अब मुझे जो बोलना था मैंने बोला, लेकिन अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सारा खजाना लेकर के आप आए हैं, ये आपको एविडेंस देंगे कि वो कहानी झूठी है जो प्रचलित है, जो लोग अक्सर बातें करते हैं कि आर.डी. बर्मन ने बीच में एंट्री ली और रिकॉर्ड किया। ये सब इनके पास प्रूफ है और वो तीनों प्रूफ के बारे में आप बात करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। पहले तो विपिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका मुझे दिया। ठीक है, म्यूज़िक का शौक़ रखता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ और
सच्चाई से मेरा बहुत लगाव है क्या बात। कि कहीं भी अगर कोई झूठी बात होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम लोगों तक सही बात पहुँचे। बिल्कुल। तो यही कंट्रोवर्सी के बारे में मैं जरा बोलूं कि पिछले एपिसोड में आपने बताया था हाँ। एस.डी. बर्मन और किशोर कुमार के रिश्ते के बारे में। हाँ, बिल्कुल। तो मैं थोड़ा वहां से शुरू करूंगा हाँ। कि किशोर कुमार जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो हाँ। उनकी दिली तमन्ना तो एक प्लेबैक सिंगर ही बननी थी। एक्सीडेंटली एक्टर बन गए और एक्टर के तौर पे उनकी कैरियर आगे चलने लगी। बिल्कुल। तो अर्ली 50s में जरूर प्लेबैक सिंगर बनने की कोशिश की और ज्यादातर देवानंद के लिए उनका प्लेबैक सिंगिंग बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन 1957 के बाद थोड़ा बहुत किशोर कुमार को ऐसे लगा कि मेरी प्लेबैक सिंगर की तरह उतनी करियर नहीं चल रही है और उन्होंने खुद डिसाइड किया कि अब मैं किसी और के लिए नहीं गाऊंगा। तो 8 साल तक उन्होंने किसी देवानंद के लिए भी प्लेबैक सिंगिंग नहीं दिया। फिर 1965 में भूत बंगला और 3 देवियां, वो 2 फिल्मों के साथ प्लेबैक सिंगिंग में जैसे वो वापिस आए, तो वो वापिस लाने में जरूर आर.डी. बर्मन का कंट्रीब्यूशन रहा। बिल्कुल। और उसके बाद 1965 में ही विश्वजीत के लिए एक बंदगी करके फिल्म आई थी, उसके लिए भी आर.डी. बर्मन ने गवाया था। हालांकि वो बंदगी फिल्म डिले हो गई और 1974 में फिर कब मिलोगी नाम से रिलीज हो गई। फिर 1968 में संजय खान के लिए प्लेबैक दिया, 68 में ही पड़ोसन के लिए इनडायरेक्टली सुनील दत्त के लिए प्लेबैक दिया और 69 में प्यार का मौसम में भरत भूषण के लिए किशोर कुमार को प्लेबैक दिया। तो इस तरह किशोर कुमार को बढ़ावा देने के लिए पंचम दा ने कोशिश की, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब आराधना की बात आती है तो आराधना के बाद ये बात बहुत फैलाई गई। एक सीनियर जर्नलिस्ट साउथ इंडियन ओरिजिन के जिनके ओर से ये फैलाई गई कि भाई आराधना के वक्त एस.डी. बर्मन क्रिटिकली इल हो गए और 2 गाने मोहम्मद रफ़ी के आवाज में रिकॉर्ड कर लिए गए थे। लेकिन बाद में उसकी दौर पंचम दा के हाथ में आ गई तो उन्होंने किशोर कुमार को लाए और बाकी के 3 गाने किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड हुए। तो मैं अब आप लोगों के सामने एक एविडेंशियल प्रूफ्स रखूंगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। पहले 3 गाने किशोर कुमार के रिकॉर्ड हुए थे, बाद में मोहम्मद रफ़ी के रिकॉर्ड हुए थे। अब देखिए, उन दिनों सीने एडवांस करके एक न्यूज़पेपर आया करता था। तो वो सीनो एडवांस के 11 जुलाई 1968 में न्यूज़पेपर रिपोर्ट छपी थी, जो अब आप लोगों के स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। अब वो रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा है। तो वो रिपोर्ट में देखिए लिखा है, म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन रिकॉर्डेड द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ शक्ति फिल्म्स कलर वेंचर आराधना एट फेमस लेबोरेटरीज। Anand Bakshi penned the lyrics and Kishore Kumar rendered the song to be picturized on leading man Rajesh Khanna. So this clearly proves कि first song recorded for Aradhana was recorded in the voice of Kishore Kumar. और वही सीने एडवांस न्यूज़पेपर के दूसरे पेज पे एक फोटो भी छपी थी जिसमें दिखाया गया था कि कौन कौन से लोग वहां मौजूद थे। तो अब आपके सामने वो फोटो हम दिखा रहे हैं, जो फोटो के नीचे भी लिखा है, द रिकॉर्डिंग ऑफ सॉन्ग्स फॉर शक्ति फिल्म्स आराधना ब्रॉट टुगेदर फ्रॉम लेफ्ट लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, रिकॉर्डिस्ट मीनू कात्रक, एस.डी. बर्मन, शक्ति सामंत, राहुल देव बर्मन। तो ये भी प्रूव करता है कि वो जो गाना रिकॉर्ड हुआ था उस वक्त वो रिकॉर्डिंग में एस.डी. बर्मन और राहुल देव बर्मन दोनों मौजूद थे। तो ये जो बताया जाता है कि एस.डी. बर्मन क्रिटिकली इल थे, या एक दूसरे हमारे सीनियर एस.डी. बर्मन के फैन ने ये भी साबित करने की कोशिश की थी कि आर.डी. बर्मन का उसमें कुछ लेना देना नहीं था, तो वो भी गलत थे। एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन दोनों उस रिकॉर्डिंग में मौजूद थे।
अब सवाल ये भी आता है कि भाई वो गाना कौन सा था, तो वो गाना कौन सा था उसके बारे में भी हमको कुछ साल पहले पता चला, जब आनंद बख्शी ने के बेटे राकेश बख्शी ने खुद आनंद बख्शी के हाथों लिखी हुई डायरी के पन्ने हम लोगों के साथ शेयर किए, जिसमें उन्होंने आराधना का कौन सा गाना कौन सी डेट को रिकॉर्ड हुआ था वो डायरी का पन्ना हम लोगों के साथ शेयर किया था। अब आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी से मेरे पर्सनल फ्रेंडशिप है और उन्होंने खुद ये कंफर्म भी किया था कि ये आनंद बख्शी के ही हैंड राइटिंग है। तो अब आप लोगों के सामने हम वो डायरी का पन्ना दिखा रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि आनंद आराधना के कौन सा गाना कौन सी तारीख को रिकॉर्ड हुआ था। हालांकि वो डायरी का पन्ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम आपको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपके सामने रख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि कौन सा गाना कौन सी तारीख को रिकॉर्ड हुआ था। और आप उससे मेरी रिक्वेस्ट है रीड आउट भी कीजिए। थैंक यू। तो देखिए जिसमें दिखाया गया है कि रूप तेरा मस्ताना रिकॉर्ड हुआ था 17/6/68 को। दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ था 37/68 मतलब 30 जुलाई 68 को कोरा कागज। उसके बाद 28 अगस्त को रिकॉर्ड हुआ था मेरे सपनों की रानी। और उसके बाद 11 अक्टूबर 1968 को रिकॉर्ड हुआ था गुनगुना रहे हैं भंवरे। और 5 फरवरी 1969 को रिकॉर्ड हुआ था बागों में बहार आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 जून 1968 को रूप तेरा मस्ताना गाना रिकॉर्ड हुआ था। और इसको हम अगर हमारे सीने एडवांस के रिपोर्ट के साथ मिला दें, जो रिपोर्ट रिलीज हुआ था 11 जुलाई 1968 को, मतलब 17 जून को रूप तेरा मस्ताना रिकॉर्ड होता है और 11 जुलाई को वो रिपोर्ट सीने एडवांस न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है। यानी ये डबली कंफर्म हो गया कि ये बात बिल्कुल सही है कि पहले 3 किशोर कुमार के गाने ही रिकॉर्ड हुए थे और बाद में मोहम्मद रफ़ी के गाने रिकॉर्ड हुए थे। तो ये बात पूरी तरह गलत है कि आर.डी. बर्मन के आने के बाद किशोर कुमार की एंट्री हुई थी। किशोर दा के तीनों गाने पहले ही रिकॉर्ड हुए थे। हाँ, आर.डी. बर्मन, देखिए आराधना में आर.डी. बर्मन का बहुत कंट्रीब्यूशन था, यहाँ तक कि उनको असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बल्कि एसोसिएट म्यूजिक डायरेक्टर दिखाया गया था स्क्रीन पे। मतलब उनका रोल था। लेकिन जो आपका जो मेन जो हमारा जो आजकल जो कंट्रोवर्सी लोगों ने फैला रखी है, और उसके कारण क्या होता है कि मोहम्मद रफ़ी के फैन बहुत आर.डी. बर्मन पे नाराज भी हो जाते हैं कि आर.डी. बर्मन के आने के कारण मोहम्मद रफ़ी हट गए और किशोर कुमार आ गए। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मोहम्मद रफ़ी पे आर.डी. बर्मन को भी उतना ही रिस्पेक्ट था। अब किशोर कुमार को क्यों लाए राजेश खन्ना के लिए, वो शक्ति सामंत, आर.डी. बर्मन सबके मिले जुली चॉइस थी। नहीं, और इसमें मैं अजय जी एक बात जरूर कहूँगा, आई विल ऐड टू दिस, कि एक राजेश खन्ना के पर्सनल फ्रेंड है, तो बड़े उनके जो आखिरी दिन थे तब वो हमेशा उनके साथ रहा करते थे। तो उनका एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने बड़ा एक मस्त किस्सा बताया। शक्ति सामंता के साथ शम्मी कपूर ने बहुत काम किया है जी, और बेहतरीन काम किया है जी। एनी इवनिंग इन पेरिस, आई थिंक कश्मीर की कली दोनों। तो ये जो आराधना का पहला चॉइस था वो शम्मी कपूर। और उन्होंने कहा कि फॉर हिज लाइफ टाइम राजेश खन्ना ऑलवेज मेंटेन्ड कि आई ओ अ बिग थैंक यू टू शम्मी कपूर। ये कहा है उन्होंने। और अगर शम्मी कपूर अगर होते पिक्चर के हीरो तो फिर दूसरे सिंगर को कोई एंट्री थी सवाल नहीं। तो रफी साहब ही थे। हाँ, तीसरी मंजिल में थे ही रफी, पूरे शम्मी तो कोई तो उधर कोई चांस ही नहीं था। लेकिन ये अपनी अपनी बात है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक एक्टर होता है, उस पे किसकी आवाज फिट बैठती है। वो दौर अभी 4-1 साल राजेश खन्ना का चला, तो राजेश खन्ना पे किशोर कुमार की आवाज, ये भी कहूंगा कि इस वक्त की किशोर कुमार की आवाज
वो बन गए किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज, नो डाउट अबाउट इट। एंड दे टुगेदर फॉर्म्ड अ फैबुलस कॉम्बिनेशन विद आर डी बर्मन, आनंद बख्शी। लेकिन रफी साहब ने जितने भी राजेश खन्ना के गाने गाए जी, उस आदमी की कलाकारी इतनी इतनी जबरदस्त थी कि पानी की तरह जिस एक्टर के लिए गा रहे उसके फीडबैक। तो आप कहो कि गुलाबी आंखें देखो जी, या बागों में बहार है, गुनगुना रहे भंवरे, और ऐसे बहुत से गाने हैं। इतना तो याद है मुझे, ये जो चिलमन है, तो बिल्कुल फीडबैक। ऐसा नहीं लगता है कि इधर मिसफिट है। वो तो मोहम्मद रफी सिर्फ राजेश खन्ना की क्यों बात करता है, हाँ, कोई भी एक्टर ले लो, उनमें वो कला थी। रादर मैं तो बहुत लोगों को कहता हूँ कि प्लेबैक सिंगिंग का ग्रामर अगर किसी ने लिखा है तो मोहम्मद रफी थे, क्योंकि उनसे पहले के दौर में कौन एक्टर स्क्रीन पे है, क्या सिचुएशन है, उसको उतनी अहमियत नहीं दिया करते थे। लेकिन वो मोहम्मद रफी थे जिन्होंने उस चीज को अहमियत दी कि स्क्रीन पे कौन गा रहा है, तो वो उसको मैच करने की पूरी इतनी कोशिश करते थे कि जब लोग स्क्रीन पे देखते थे तो भूल जाते थे कि ये मोहम्मद रफी गा रहे हैं, वो एक्टर नहीं गा रहा था। और अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ के कहूँ तो 1950 से लेकर 1970 तक किशोर कुमार को प्लेबैक सिंगर के तरह उतनी कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन बाद में उन्होंने भी मोहम्मद रफी के ये कला को समझा। बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा। बाद में जब किशोर कुमार ने भी जब वो चीज अपनाया तो एज ए प्लेबैक सिंगर वो खुद भी उतने ही कामयाब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी एक नींव जिसे कहते हैं ना, एक पत्थर रखा रफी साहब ने। बाद में जितने भी लोग आए उन्होंने ये कोशिश की कि बाबा हमें भी ऐसा गाना चाहिए, एक मिसाल बन गया, एक बेंचमार्क। लेकिन अजय जी, मैं एक वही मैं बात कह रहा था कि ऐसे बहुत कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं जिंदगी में कि अभी जब भी बात करो किशोर कुमार की या आर डी बर्मन की, एच डी बर्मन की, तो आर डी बर्मन के फैन होते हैं तो उन्हें किशोर कुमार अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने लेजेंडरी काम किया साथ में, कोई नो डिनाइंग दैट फैक्ट। लेकिन आप एक ऐसी गजब की मिसाल हो आप, जो आर डी बर्मन के बहुत ही जबरदस्त फैन मैं आपका शुमार करूंगा, और आप सिंगिंग में मोहम्मद रफी के फैन हो, तो ये माजरा क्या है? यानी नहीं, ऐसा है, देखिए जब मैं शुरू में जब मैं आर डी बर्मन का फैन था उस टाइम तो नेचुरली मैं किशोर कुमार का फैन था, क्योंकि ज्यादा पॉपुलर गाने उनके सुना करता था। लेकिन जब मेरी म्यूजिक के बारे में समझ बढ़ी तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि जो मोहम्मद रफी जो अल्फाज के साथ जो इंसाफ करते थे, बिल्कुल, और जिस ठहराव से गाते थे, और जो उनको एडवांटेज भी मिला कि जो गोल्डन एरा के जो सब कंपोजर्स थे, वो जो वैरायटी उनको जो मिली कि मदन मोहन, एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, रवि, ओपी नैयर, तो उन तरह के क्लासिकल जो रोशन, वो सब कंपोजर्स के कंपोजिशन गाने का मौका भी जो मोहम्मद रफी को मिला, उनका भी उनको बेशक फायदा हुआ, तो मैं ज्यादा मोहम्मद रफी का फैन हो गया। लेकिन यहाँ मैं एक चीज भी थोड़ा क्लियर कर दूं कि आराधना के बाद क्या हुआ, क्योंकि आर डी बर्मन पे बहुत ये ब्लेम भी आता है कि उन्होंने किशोर कुमार को बढ़ावा दिया और मोहम्मद रफी से नाइंसाफी की। लेकिन देखिए, आराधना के बाद 1 साल तक आर डी बर्मन की एक भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसमें किशोर कुमार के गाने थे, जबकि आराधना के तुरंत बाद दिसंबर में 2 रास्ते आई जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोर कुमार की आवाज का इस्तेमाल किया था, आंसू बन गए फूल आई जिसमें भी किशोर कुमार की आवाज थी। 1970 की बात करें तो आन मिलो सजना, दर्पण, बचपन, मस्ताना, ये सब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म थी जिसमें किशोर कुमार प्लेबैक सिंगर थे। कल्याण जी आनंद जी की बात करें तो सच्चा झूठा और सफर तो चलो राजेश खन्ना पे थी, लेकिन होली आई रे, घर घर की कहानी, ये सब में किशोर कुमार के गाने थे। शंकर जयकिशन की उमंग, किशोर कुमार के गाने थे। हेमंत कुमार की राहगीर, खामोशी, किशोर कुमार के गाने थे। उषा खन्ना की एक फिल्म है, श्री रामचंद्र की एक फिल्म है,
वो सब में किशोर कुमार के गाने थे। आर डी बर्मन की एक भी फिल्म में किशोर कुमार का गाना नहीं था। 1970 के एंड में जब सांस भी कभी बहू थी आई, या 1971 में कटी पतंग आई, तब जाके आपको आर डी बर्मन के म्यूजिक में रफी साहब के गाने मिले। तो ये कहना सरासर गलत है कि सिर्फ आर डी बर्मन ने किशोर कुमार को आगे किया और रफी साहब को पीछे कर दिया। अब वो दौर की डिमांड थी, वो सबको हम लोगों भी समझना चाहिए कि दे वर प्रोफेशनल्स। जो जमाने की डिमांड थी सब पे उन्होंने किया। और 1971 में तो फिर मदन मोहन, ओपी नैयर सब किशोर कुमार की आवाज का इस्तेमाल करने लगे। एक इस पे बहुत ही एक रोचक इंटरव्यू था, और ये इंटरव्यू मेरे दोस्त के घर हुआ था। अब वो दोस्त नहीं चाहेगा कि मैं उनका नाम लूं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो इंटरव्यू आर डी बर्मन का था, और जो करस्पॉन्डेंट थे उनका नाम था मृत्युंजय झा। उसमें आर डी बर्मन को ये पूछा कि रफ़ी साहब के बारे में आए तीसरी मंजिल वगैरह, तो बोले शम्मी कपूर पे तो सवाल ही नहीं है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बिल्कुल। और वो रफ़ी साहब की जो रेंज थी वो कमाल की थी बिल्कुल। और उन्होंने आगे चल के एक बात बहुत, मैंने बोला रफ़ी साहब मेरे गुरु जैसे। गुरु इसलिए है कि एक तो खैर उनका औहदा भी, उनकी लेवल भी वही थी, उनका मकाम, जो उनकी शख्सियत थी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ तक गायकी का सवाल है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि यार ये बचपन से मैं हम बेखुदी में तुमको, मेरे पिताजी के साथ मैंने उनको देखा है गाते हुए, और उनके जैसी कमाल की रेंज और वर्सेटिलिटी किसी में नहीं थी, ये मैं मानता हूँ। और आगे चल के एक बहुत बड़ी बात कही, रफ़ी साहब गुरु थे लेकिन किशोर मेरा दोस्त था। एग्जैक्ट। अब ये ट्यूनिंग होती है, दोस्ती होती है, किसी के साथ एक केमिस्ट्री होती है, वो अपनी अपनी जगह सारे लोग काम करते हैं। और ये इंडस्ट्री में आप देखो कि सारे लोगों ने, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं अच्छे, वे कल्याण जी, आनंद जी, आप देखोगे तो मुकेश के साथ कितना बेहतरीन काम किया है। शंकर जयकिशन तो बेमिसाल है, बराबर है। चाहे मुकेश कहो, चाहे रफ़ी साहब कहो, चाहे किशोर दा के जितने भी गाने उन्होंने मन्ना डे के साथ, मन्ना डे देखो आप, शंकर जयकिशन, क्या बेमिसाल काम किया है। तो एक मैं ये लोगों का ये जो चलन है कि किसी के बारे में बुरी बात करना, किसी के, ये रुकना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ इंडस्ट्री एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, सी एज फैन हम थोड़ा इमोशनल सोचते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि दे वर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स है, उनको भी जमाने को ध्यान में रखना पड़ता है, खुद की कैरियर को ध्यान में रखना पड़ता है, प्रोड्यूसर क्या कहता है वो ध्यान में रखना पड़ता है। अभी देखो ना आप, 60s में एस डी बर्मन को किशोर दा गुरु मानते थे, या तो एस डी बर्मन उनको अपना बेटा भी मानते थे, बहुत प्यार किया। लेकिन जितने भी कल्ट सॉन्ग्स थे एस डी बर्मन के, आप देखो प्यासा देखो, बिल्कुल, आप गाइड देखो, आप ये काला पानी, काला बाजार, तेरे घर के सामने, क्या रफ़ी साहब से गवाया हो, क्या सब गवाया, क्योंकि 60s में वो नीड थी। बिल्कुल जो जैसा चलन है उस तरह से सब बातें होती है। एस डी बर्मन तो वो मामले में बहुत वो थे, ही वाज वेरी कि अगर मेरा ये गाना ये सिंगर गाएगा तो यही गाएगा, उनको कोई प्रोड्यूसर कुछ कन्विंस नहीं कर सकता था। हेमंत कुमार गाएगा तो हेमंत कुमार ही गाएगा, तलत महमूद गाएगा तो तलत महमूद ही गाएगा, मुकेश गाएंगे तो मुकेश ही गाएगा, और मोहम्मद रफी गाए तो मोहम्मद रफी भी गाएगा, चाहे किशोर कुमार मेरा कितना भी बेटा फेवरेट हो। हाँ बिल्कुल ये बात उनमें जरूर थी कि उन्होंने, और क्या बेहतरीन उन्होंने एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम किया है दो महान सिंगर्स को गवाते हुए। और तलत महमूद साहब की बात निकली तो जलते हैं जिसके लिए, या मुकेश चौधरी, सजनी वगैरह जो भी गाए हैं, बहुत ही बेमिसाल है। मोहम्मद रफी और आर डी बर्मन की आपने जो बात कही, अब देखिए मोहम्मद रफी ने आर डी बर्मन के लिए सबसे पहला गाना था छोटे नवाब में। हाँ, छोटे नवाब, इलाही तू सुन ले हमारी, क्या गाना था। और वो गाने के रिकॉर्डिंग के बारे में भी पंचम दा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने मोहम्मद रफी साहब को ये मेरा गाना सुनाया, उन्होंने सुनाया, हाँ बेटे बहुत अच्छा गाना बनाया है, चलो जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं। और फिर मोहम्मद रफी ने उसे जिस तरह गाया, बिल्कुल
कि मैं तो सोचा कि ये मेरा कंपोजिशन नहीं है, इसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। बिल्कुल। और वही बात इसकी, ये यम्मा यम्मा की उसका आखिरी गाना जो उसका फिल्म का जो रिकॉर्ड हुआ तो यम्मा यम्मा, तो मैंने ठीक नहीं गाया, रफी साहब ने तो ऐसी रेंज में गाया, मुझे लगा वापस रिकॉर्ड करूं क्योंकि मैंने नहीं ठीक गाया। एग्जैक्टली, इसलिए उनको मोहम्मद रफी के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट था, उसमें कोई डाउट नहीं। और यही बात मैं रफी साहब के उनके रिलेटिव्स यानी वो यंगर जनरेशन में उनके, तो एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो यही यम्मा यम्मा की बात चल के वो आर.डी. बर्मन से एक बार मुखातिब हुए थे, तो और तब रफी साहब थे, तो रफी साहब ने ये गाना गाया था, बोलते पैरों पे गिर गए, बोल रहे क्या रेंज है रफी साहब। बिल्कुल, ये हमने हमारी आंखों से देखा। तो हर किसी का अपनी अपनी जगह, ये सारी जो गोल्डन ईरा जिसे कहते हैं, मैं नहीं समझता वो वापस आएगा, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जिसमें सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट का एक ऐसा कुछ अजब कॉम्बिनेशन था जो दोबारा वो कहना बहुत मुश्किल है कि कैसे, मतलब वो एक दौर आया कि जिसमें जो ये सब लोग जुड़े एक से एक बढ़ के, बिल्कुल, इसलिए वो दौर पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खैर वो लोग इतना काम करके गए इतना काम करके गए कि हमारी सारी जिंदगी हम उन लोगों को सुनते रहेंगे और नया नया ढूंढते रहेंगे, और इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और वैसे अजय जी, मैं एक बात कहूंगा कि मैंने एक शो किया था खुमार का, अब ये गोल्डन इरा हो गया, मैं मानता हूँ इसमें, लेकिन कुछ गान जो 90s का इरा था, और उसके उस जनरेशन के उस पीरियड के मैंने गाने लिए खुमार, तो वो भी एक सुपर हिट शो था, लेकिन कुछ गाने 90s वगैरह के भी हर दौर में अच्छे गाने तो बनते ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। लेकिन शायद वो क्वांटिटी में नहीं बनते, क्या उस दौर में ऐसा था कि एक ही फिल्म होती है तो एक ही फिल्म के 7-8 गाने होते हैं, सब आपको अच्छे लगेंगे। आजकल क्या होता है, कोई एक फिल्म बनेगी, उसका एक या 2 गाना ज्यादा पॉपुलर होगा, दूसरे कोई गानों के बारे में आपको पता भी नहीं होगा कि दूसरे कौन से गाने थे। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं बनते हैं, अब हमारे जहन में उतने नहीं रहते। अभी आप सोनू निगम का अभी मुझ में थोड़ी, वो अजय अतुल का गाना है, बहुत बेहतरीन गाना, यानी इट कैन कम्पीट विद सम ऑफ द ओल्ड सॉन्ग्स, नो डाउट अबाउट। और दूसरी बात मैं जरूर कहूँगा कि शायद जो लेवल ऑफ सिंगिंग ये सारे दिग्गज, यानी रफ़ी साहब, किशोर दा, मन्नाडे साहब, मुकेश साहब, हेमंत कुमार, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, ये जो लेवल पे जो सिंगिंग हुआ था, या जो गाने के लिरिक्स थे, अल्फाज और इतना वजन था गाने में, शायद आजकल के दौर में, अभी हाल में हमारे एडवर्टाइजिंग की दुनिया के प्रसून जोशी है, बड़ा अच्छा लिखते हैं, और वही पुराने लेवल के वो लिरिसिस्ट है, तो वो थोड़ा सा समीर अंजाल। लेकिन वहाँ मैं थोड़ा इसमें ये कहूँगा कि देखिए क्रिएटिविटी कहाँ आती है, धुन बनाने में। अगर कोई भी गाने का अगर सबसे अहम वो माना जाए तो वो हमेशा धुन होता है। अभी रिसेंटली गुलजार जी ने अपने एक इंटरव्यू में जब उनको आंधी के गाने के बारे में पूछा था, तब गुलजार जी ने यही कहा कि भाई गाने का जादू धुन में होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि शायद उस दौर में जो, और देखिए धुन बनाने की कला सिखाई नहीं जाती, वो आदमी ऊपर से लेके आता है। बिल्कुल। उसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई ये धुन ऐसे बनाओ तो ये पॉपुलर होगी, ऐसे धुन बनाओ तो अच्छी होगी। इसलिए शायद उस चीज की थोड़ी कमी है। अब आज हम ये सब इंडियन आइडल, ये सब हम शोज देखते हैं तो उनको लगता है कि छोटे छोटे बच्चे भी कितना अच्छा गाते हैं, और वो पुराने गाने गाते हैं, तो क्यों हमको अच्छे लगते हैं? मतलब गाने वालों की उतनी कमी नहीं है जितना अच्छे गाने बनाने वालों की कमी है। अगर अच्छे कंपोजर्स अपनी ठहराव वाली धुनें बनाए, सिचुएशन के हिसाब, आजकल कंपोजर्स का भी थोड़ा बहुत, उनका भी देखिए क्या प्रोफेशनल रिजल्ट आ गए,
पहले की तरह सिचुएशंस भी कम मिलती है। हाँ बिल्कुल। कुल मिला के सिचुएशन एक ही मिलती है कि या तो डांस गाने बनाओ या तो रोमांटिक गाने बनाओ। हाँ, जबकि पुराने दौर में क्या था कि आपको सिचुएशंस भी अलग अलग मिलती थी, बिल्कुल तो कंपोजर को भी अलग अलग सिचुएशंस पे गाने बनाने का मौका मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू। Thank you very much. आप आए और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की और इतना मज़ा आया। और एक मैं भी म्यूज़िक लवर हूँ, तो एक बतौर म्यूज़िक लवर जब भी कोई ऐसा नॉलेजेबल आदमी मिलता है तो उससे चार बातें सीखने को मिलती है। मुझे भी मिलेगी, आज दर्शक इतने देखने वाले उनको भी मिलेगी। और इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे शो के ज़रिए कोई सेंसेशन क्रिएट करना या कोई हलचल मचाना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं। मेरी कोशिश ये है कि जो सच्चाई है, और जो आपने बिल्कुल पहले ही कह दिया कि तुम्हारा इंटरेस्ट है सच्ची बात रखने में, तो आपने रखी, वो बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से, बड़े कन्विक्शन से रखी। तो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, इट हैज बीन अ प्लेजर। अरे प्लेजर, आपने ये मौका दिया। मैं तो कहूँगा कि ये मौका दिया क्योंकि कुछ लोगों को मालूम है लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है। और नहीं मालूम है, इसके कारण उसमें और बढ़ा चढ़ा के लोग लिखते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि कम से कम जिन लोगों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, बिल्कुल जरूर इसको बहुत लोगों तक पहुंचाए, ताकि कम से कम झूठ ज्यादा फैले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। थैंक यू अजय, थैंक यू वेरी मच।